एमए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, कल मैंने बौद्ध राजनीतिक चिंतन पर आपसे बात की थी। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अशोक की राजनीति के माध्यम से बौद्ध राजनीतिक चिंतन पर अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूं। अशोक ने बौद्ध आदर्शों का राज्य के माध्यम से प्रसार करने का मन बनाया। मतलब अशोक बौद्ध राजनीति में राज्य के माध्यम से धर्म का प्रसार करने की परंपरा शुरू हुई। कौटिल्य में, मनु में, कामंदक में, शुक्र में, भीष्म में, रामायण में राज्य के माध्यम से धर्म के प्रचार की बात नहीं कही गई थी। यह वैदिक और अन्य राजनीतिक परंपराओं की तुलना में यह अलग तरह की राजनीति था। उसने बौद्ध राजनीति में राज्य की संप्रभुता को आगे बढ़ाया और कानून के से ऊपर राज्य की संप्रभुता को स्थापित करने का प्रयास किया। अब जनता की नैतिकता के लिए जो कुछ किया जाए वह राज स्वीकृति के द्वारा ही संभव थी। विधि की इच्छा, कानून की इच्छा, राज निर्मिति या राज प्रोत्साहित न हो, किंतु उसके पीछे संप्रभु की इच्छा क्रियाशील थी। राज शासन को धार्मिक विधि, सेक्रेट लॉ, राज शासन को धार्मिक विधि या सेक्रेट लॉ के पूरक होने का आदर्श बौद्ध परंपरा में रखा गया। लेकिन धार्मिक विधि का स्रोत बताया नहीं गया। धार्मिक विधि का स्रोत राजा स्वयं हो जाता है और अशोक या बौद्ध राजा उसका नियंत्रण करता है। बुद्ध धर्म को मूल मानते हैं क्योंकि विधि एवं समाज के बीच तृतीय दैवी शक्ति को हटाकर उसने महाजन सम्मति को आधार बनाया और राज्य को भी आधार बनाया। राज्य और धर्म का बौद्ध राजनीतिक चिंतन में राज्य और धर्म का अमलगमेशन हुआ, सम्मिश्रण हुआ। बुद्ध ने महाजनों में श्रमण एवं पूर्व मायावार साधियों के विशिष्ट समुदाय के सम्मिलन की बात की। बौद्ध राजनीतिक परंपरा ने वैदिक राजनीतिक परंपरा से अपना संबंध विच्छेद नहीं किया। इंद्र, ब्रह्म और अन्य देवताओं में का नाम बौद्ध धर्म में भी उल्लिखित है और वैदिक धर्म में भी उल्लिखित है। वैदिक राजनीति में भी इंद्र, ब्रह्म और देवताओं का नाम लिया गया है और बौद्ध धर्म में भी इंद्र सहित अन्य देवताओं का नाम लिया गया है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के सिद्धांत दिए। बुद्ध ने कहा कि निर्वाण प्राप्त करने का आध्यात्मिक तरीका भी है और निर्माण प्राप्त करने का राज्य की स्वीकृति प्राप्त संस्थानों से भी तरीका है। बौद्ध धर्म विशेषकर ब्राह्मणवाद के विरुद्ध एक विद्रोह का प्रतिनिधित्व करता है। इसे बौद्ध सामाजिक संगठन में या बौद्ध राजनीतिक संगठन में ब्राह्मणों को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया। बौद्ध धर्म में महायान शाखा के भी पुट शामिल हैं। उससे यह अनुमान निकलता है कि हिंदुत्व का विकास जिन जिन दिशाओं में हो रहा था उन दिशाओं में बौद्ध धर्म ने भी अपने कदम बढ़ाए और वह समकालीन हिंदुत्व के प्रत्येक रूप का एक बौद्ध रूप प्रस्तुत किया। बौद्ध राजनीति में दो हिंदू राजनीति की परंपरा थी। हिंदू राजनीति की परंपरा के समानांतर बौद्ध राजनीति की परंपरा भी आगे बढ़ी और बौद्ध राजनीति की परंपरा को समानांतर अर्थ में आगे बढ़ाने में बौद्ध राजाओं ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया। बौद्ध मत ने या बौद्ध राजनीति ने बुद्धिवाद का समर्थन किया। बौद्ध राजनीति ने उपयोगितावाद का समर्थन किया। बौद्ध राजनीति ने यथार्थवाद का समर्थन किया। जैसे उन्होंने अंधविश्वास, यज्ञ, अनुष्ठान आदि का विरोध भी किया है। उसकी नास्तिकता, बौद्ध राजनीति में नास्तिकता, ऊंची नैतिकता, निराशावाद,
जात पात की भावना की जगह विनम्रता, मानवीयता आदि को स्थापित करने का प्रयास किया। बौद्ध मन के आविष्कार ने वैदिक राजनीति को चुनौती दी और बौद्ध मन के आविष्कार से वैदिक राजनीति में गणतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को बल मिला। लेकिन वैदिकों ने भी हार नहीं मानी। वैदिकों ने भी अपने सिद्धांतों के माध्यम से, अपने सिद्धांतों को लचीला करते हुए बौद्धों के राजनीतिक चिंतन परंपरा का मुकाबला किया। और जब स्थिति अत्यंत गंभीर स्थिति में पहुंच गई, जब बौद्ध राजनीतिक परंपरा और वैदिक राजनीतिक परंपरा में संघर्ष की स्थिति पहुंची, तो बौद्धों ने इस संघर्ष को टालने के लिए यह कहा कि बौद्ध राजनीतिक परंपरा वैदिक राजनीतिक परंपरा का संहार नहीं है, बल्कि उनका सहगामी है, उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बौद्ध राजनीति महाकाव्यों में वर्णित राजनीतिक परंपरा का रिप्लिका है। बौद्ध राजनीति पर महाकाव्य की परंपरा का प्रभाव है। और यह कहा, सेलिटोर ने कहा कि बौद्ध राजनीति कुछ नहीं है, बौद्ध राजनीति रामायण कालीन या महाकाव्यकालीन राजनीतिक परंपरा का लघु रूप है, छोटा रूप है। बौद्ध राजनीति को बुद्ध के समय में प्रचलित 16 जनपदों की राजनीति से समझा जा सकता था। यह 16 जनपद कौन कौन थे, जिसका जातक ग्रंथों में उल्लेख है। भगवती सूत्र ने इन 16 जनपदों का नाम लिया। पहला जनपद है अंग, दूसरा जनपद है वंग, तीसरा जनपद है मगध या मगध, चौथा जनपद है मलय, पांचवा जनपद है माल, छठा जनपद है वत्स, आठवां जनपद है काक्ष, नौवां जनपद है बाढ़, 10वां जनपद है लाड़, 11वां जनपद है वज्ज, 12वां जनपद है मौली, 13वां जनपद है काशी, 14वां जनपद है कौशल और 15वां जनपद है मगध और 16वां जनपद है समुत्तर या सुम्भोत्तर। इन 16 जनपदों की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, यह राजनीतिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, लेकिन इसमें लोकतांत्रिक मूल्य थे। कौशल में चुनाव के माध्यम से राज्य और राजा के स्थापित करने की परंपरा का संकेत मिलता है। काशी महाजनपद में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के माध्यम से राज्य के निर्णय लेने की बात स्वीकार की गई है। पांड्य जनपद में बिना लिखित प्रश्न के राजा उसका उत्तर नहीं दिया, इस तरह की बात स्वीकार की गई है। वच्छ जनपद में यह कहा गया है कि सेना का प्रधान राजा होगा, लेकिन सेना युद्ध से बचेगी। इसका मतलब है कि इन 16 जनपदों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रश्रय दिया। इन महाजनपदों में काशी सबसे शक्तिशाली था। तो काशी शक्तिशाली जनपदों में जब काशी शक्तिशाली था, तो काशी की राजनीतिक व्यवस्था, काशी की राजनीतिक परंपरा ही बौद्ध राजनीतिक परंपरा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। विदेश के राजतंत्र को समाप्त करने के लिए काशी राज्य का प्रमुख हाथ था। अर्थात काशी की राजनीति साम्राज्यवादी और विस्तारवादी थी। जातकों में भी अन्य नगरों की अपेक्षा काशी राज्य की राजधानी वाराणसी को अधिक गरिमामय बताया गया है। काशी का राज्य नेतृत्व महत्वाकांक्षी था। गुत्तिल जातक में वाराणसी को भारत भर के नगरों का प्रमुख नगर कहा गया। काशी राज्य के संदर्भ में बौद्धों ने आदर्श राज्य की विशेषताएं बताई। क्या बताई? भूतपब्बम मिक्खम वे वाराणसीयम ब्रह्मदत्तो नाम काशी राजा अहोसी अद्धो महद्धनो महाभोगो महदबलो महावहातो महाविजितो परिपूर्ण कोशो कोठागारो। यह पाली का उसका उल्लेख है। इसका मतलब है कि काशी जनपद सभी जनपदों में समृद्ध थी। काशी जनपद की राजनीति की स्वीकृति सभी जनपदों में थी। काशी जनपद की राजनीतिक परंपरा का प्रभाव अन्य 16 ग्रंथों पर पड़ता था। जो काशी जनपद राज्य प्रभुत्व साधनों से परिपूर्ण थी और काशी जनपद ही बौद्ध राजनीति का आदर्श था। यह बात बौद्धों की राजनीति से उस वाक्य में सेना
कोष, विजय, यातायात के साधन, जन कल्याण के प्रमुख साधनों का उल्लेख किया गया। बौद्ध राजा ऐन्द्रिक सुखों को त्याग कर जन कल्याण को ही अपना साध्य मानता था। यहां भी बौद्ध राजनीति में भी राजा इंद्रिय को वश में रखता था। राजा विनयशीलता का प्रतीक था, वह त्यागी था, वह संत की तरह भूमिका निभा रहा था और उसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि वह जनता का कल्याण करे और जनता के सेवक के रूप में काम करे। बौद्ध साहित्य में परंपरागत रूप से राजतंत्रीय शासन व्यवस्था को ही स्वीकृति दी है। बुद्ध ने इस बात को बल दिया है कि दीर्घ काल से चली आ रही परंपराओं का सम्मान होना चाहिए। माने बौद्ध राजनीति ने दीर्घकालीन परंपराओं के सम्मान की बात स्वीकार की है। ऐसा कोई कानून न बने जो पहले से स्थापित न हो। वह कानून का वैदिक कानून और बौद्ध कानून में टकराहट की स्थिति से बौद्ध राजनीति बचना चाहता था। जो कानून बने उसको रद्द न किया जाए। कानून के रद्द करने या कानून के को अपने मन मुताबिक परिवर्तन करने का, कानून को अपने कारण परिवर्तन करने का समर्थन बौद्ध राजनीति नहीं करता। स्त्रियों और कन्याओं के हित सुरक्षित करने की बात बौद्ध राजनीति करता है। बौद्ध राजनीति ने महिला सशक्तिकरण, स्त्री सशक्तिकरण, बालिकाओं का सम्मान आदि की बात बौद्ध राजनीति में की है। मुख्य शासन का निर्वाचन की बात बौद्ध राजनीति में की गई है। राज्य संचालन के लिए परिषद होना, विधानसभा, राज्यसभा जैसे परिषद होने की बात बौद्ध राजनीति ने स्वीकार की है। परिषदों का स्वरूप परामर्शदार्शी था, वह राजा को परामर्श देता था। इस परिषद की सम्मति के बिना राजा कोई कार्य नहीं कर सकता था। राज्य का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र का सेवक था। यह अद्भुत बात है। बौद्ध राजनीति ने कहा कि राज्य का प्रत्येक नागरिक, राजा सहित, मंत्रिमंडल सहित, राजा के परिवार सहित प्रत्येक नागरिक क्या है? राष्ट्र का सेवक है। बौद्ध परंपरा में गणराज्य की शासन सत्ता राजा के हाथों में निहित थी। वहां प्रत्येक मनुष्य अपने को राज्य का राजा समझता था। यह बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है कि बौद्ध राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति राजा था। राजा तो होता ही था, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति राजा की सुप्रीमेसी नहीं स्वीकार करता था। प्रत्येक व्यक्ति अपने को राजा के समान मानता था और राजा को, इसमें समानता का भाव था, इसमें सहृदयता का भाव था, इसमें समरसता का भाव था। राज्य और राज्य के नागरिकों में किसी प्रकार का मतभेद या संघर्ष नहीं था। यही के मनुष्यों के ही प्रतिनिधि राजा कहलाते थे, जिनकी संख्या बौद्धों ने गिनाई। 1707 बौद्ध राजाओं का नाम जातक ग्रंथों में लिखा मिला है। राज्य एक निर्वाचित राज्य का नायक होता था। राजा जो है एक निर्वाचित राज्य का नायक होता था। राज्य में शांति व्यवस्था पर विशेष जोर था, विधि के शासन पर विशेष जोर था, पर्यावरण सुरक्षा पर विशेष जोर था, नदी, नाले, तालाब, वृक्ष, फलदार वृक्ष की रक्षा का विशेष दायित्व था, सड़कें, व्यापार, बाजार, इन सबों की बात बौद्ध राजनीति में की गई है। इस प्रकार बौद्ध राजनीति भी भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण भाग है और वह महत्वपूर्ण भाग, यद्यपि वैचारिक संघर्ष वैदिक राजनीति और बौद्ध राजनीति में है, उसके बावजूद भी संपूर्ण अगर भारतीय राजनीतिक चिंतन की व्याख्या की जाए तो उसमें बौद्ध राजनीति की परिकल्पना को, बौद्ध राजनीति के संकट को, संदर्भ को आप इनकार नहीं कर सकते। बौद्ध राजनीति ने सत्तांग राज्य को भी स्वीकार किया। बौद्ध राजनीति ने वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को स्वीकार किया। बौद्ध राजनीति ने वैश्वीकरण की अवधारणा को स्वीकार किया। बौद्ध राजनीति ने जन मन के कल्याण की बात को स्वीकार किया है। इसका मतलब है कि बौद्ध राजनीति पूरी तरह से कल्याणकारक राजनीति थी और वह राजनीति ही भारत के राजनीतिक चिंतन का मूल बिंदु है। भारत के राजनीतिक चिंतन चाहे बौद्ध हो, चाहे वैदिक हो, चाहे पुराणकालिक हो, चाहे महाकाव्यकालिक हो, सभी का एक उद्देश्य है। वह उद्देश्य है जन कल्याण, समाज का विकास, राज्य का सुदृढ़ीकरण और राष्ट्रीय एकता।
इस प्रकार मैंने बौद्ध राजनीति पर अपनी बात आपके सामने रख दी। अब जैन राजनीति पर भी अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा।